हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे एकेडमी। हम दोबारा पार्ट 5 लेके आए हैं डाइस का। इससे पहले हम चार पार्ट जो है डाइस का कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये 5वां पार्ट है। इस पर हम प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपसे वादा किया था कि टू सरफेस कॉमन और स्प्रेड ऑफ डाइस बेस पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे एग्जाम के थ्रू, वो सारे मैं आपको करा दूंगा। तो कोशिश से करते हैं कि सारा क्वेश्चन आज हम कवर कर लें, और हमने ये सारे टॉपिक जो आपके सामने लिखे हैं सारा टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक, एक बात करनी है आपसे कि आप अपने छोटे भाइयों के लिए भी प्लेटफॉर्म अच्छे से चुन सकते हैं। आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं, साथ में 6 to 12 अगर आपके जूनियर बच्चे हैं या आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं 12 तक के, तो आप उनको भी जाके चीज़ बोल सकते हैं कि एसजे एकेडमी प्लेटफॉर्म में एकेडमिक्स की भी तैयारी होती है 6 to 12, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, बायो केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्या क्या कवर कर लिया हम लोगों ने। तो बेसिक कवर कर चुके हैं, नो सरफेस कॉमन में दोनों टॉपिक कवर रह चुके हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डाइज और नॉन स्टैंडर्ड डाइज। उसके साथ साथ हम लोगों ने वन सरफेस कॉमन में इसको भी अच्छे से देख लिया। नहीं देखा है तो आप जाके इस चीज़ को भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने टू सरफेस कॉमन को भी अच्छे से देखा। फिर स्प्रेड ऑफ डाइस देखा। स्प्रेड ऑफ डाइस में ये था कि एग्जामिनर कैसे डाइस को ओपनली करता है, कैसे ओपन करता है। एक्चुअली क्वेश्चन में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो पहले इतना जान लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा वीडियो अच्छे से कि स्प्रेड ऑफ डाइस क्या होता है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमें मेनली क्वेश्चन पे बात करना है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, तो क्वेश्चन में हमने जो बनाया है किस बेस पर है, तो वन सरफेस कॉमन होगा, टू सरफेस कॉमन होगा और स्प्रेड ऑफ डाइस होगा, ठीक है। तो उस पर बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आई देखते हैं। चल, तो पहला क्वेश्चन जो सामने लिखा है, एक्चुअली हिंदी में लिखा है, हिंदी इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल, अ डाइस विथ 6 फेसेस इज मार्क्ड विथ 6 नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. This dice is rolled 3 times and 3 positions are shown as. Find the number opposite to first. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डाइस गिवन है, तो एग्जामिनर ने 3 बार इसको थ्रो किया है, जिसकी वजह से 3 पोजीशन बनी है, और उन तीनों पोजीशन में केवल 1 से लेकर 6 तक के नंबर का ही यूज किया गया है। तो एग्जामिनर जो आपसे पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताइए आप 1 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि वन सरफेस कॉमन है कि टू सरफेस कॉमन है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, देखते हैं, तो इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसी में 2 है, यानी कि 1, 3, 2 का एक कॉम्बिनेशन ले रहा है। ये नेबर होता है आपस में, मैंने पहले ही आपको बता चुका है, ठीक है। फिर 4, 5 और ये 3 है, तो 4, 5, 3। तो इस वाले डाइस में और इस वाले डाइस में देखते हैं क्या कोई चीज़ कॉमन है क्या। देखते हैं 1 यहाँ पे नहीं है। अगर 3 पे फोकस करें तो 3 यहाँ पर है, 2 को फोकस करें तो 2 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इन दोनों की मदद से हमें यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन दिख गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉमन दिख जाए, अगर वन सरफेस को कॉमन दिख जाए, तो आपका जो कॉमन दिख जाएगा आप उसको वहाँ पर वैसे ही लिख लेंगे। फिर वहाँ से आप घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, वहाँ से जहाँ से कॉमन दिख जाएगा वहाँ से आप घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो 3 के बाद यहाँ पे जो रिप्रेजेंट है 2 है और 1 है, तो 3 के बाद यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे 3 के बाद 4 और 5 है, तो यहाँ पे 3 के बाद 4 है और यहाँ पे 5 है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज़ कॉमन दिख जाए उसे आप छोड़ दो, और जो चीज़ अनकॉमन होती है वो आपस में क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। मैंने आपको ये चीज़ पहले से ही बता के रखा है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं कि 2 का जो अपोजिट है वो 4 है और 1 का जो अपोजिट है वो यहाँ पर 5 है। तो 1 का जो अपोजिट है वो यहाँ पर 5 है, तो आप आराम से बोल सकते हैं। एग्जामिनर आपसे 1 का अपोजिट पूछे तो आप बोलेंगे यहाँ पर एग्जामिनर जो बोल रहा है, यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। चल, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका, वो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1 का, वो आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 5। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन फिर हमें वही फाइंड करना है कि ये वन सरफेस कॉमन गिवन है कि टू सरफेस कॉमन गिवन है। स्प्रेड और डाइस पे आ रहे हैं, थोड़ा सा वन सरफेस और टू सरफेस अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में बातें आने लग जाएगी, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे ये देखा तो पता चला कि ये वन सरफेस कॉमन है कि टू सरफेस। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पर F दिया है, D दिया है और A दिया है, और यहाँ पर E दिया है, F दिया है और C दिया। तो देखते हैं, एक्चुअली तीनों में हमें देखना चाहिए। अगर पहले 2 में नहीं मिलेगा तो फिर फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे। अगर थर्ड में नहीं मिला फिर सेकंड और थर्ड में देखेंगे। किसी न किसी में मिलना तो तय, नहीं मिलेगा तो फिर क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलो, तो एग्जामिनर जो आपसे अपोजिट पूछना चाह रहा है, इस बार जो अपोजिट पूछना चाह रहा है वो आपसे अपोजिट बी का पूछना चाह रहा है कि बी का अपोजिट क्या है और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप ये बताइए। तो पहले फाइंड करेंगे वन सरफेस कॉमन है कि टू सरफेस कॉमन है, सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर F गिवन है, यहाँ पे E गिवन है, यहाँ पे D गिवन है, यहाँ पे A, यहाँ पे F और यहाँ पे C। तो पता चला यहाँ पर एक चीज कॉमन है, वो है F, उसके बाद कुछ नहीं कॉमन है। तो आपको पता चल गया कि ये भी जो क्वेश्चन है वो निकला वन सरफेस कॉमन का।
एक सतह समान का, वन सरफेस कॉमन का, ठीक। चलो एक सतह समान का, तो मैंने आपको ये बताया था जो चीज़ कॉमन होती है आप उसे वहाँ पे लिख लेंगे एफ और एफ। फिर जैसे ही आपको पता चल जाए कि जो चीज़ कॉमन है उसके आप घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज में आप घूम जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा एफ के बाद डी आया और ए आया, तो यहाँ पे डी आया और यहाँ पर ए आया। दूसरे वाले में देखा तो एफ के बाद सी और ई आया, तो यहाँ पर सी आया और यहाँ पर ए आया। फिर मैंने आपको बोला जो चीज़ कॉमन हो उसे आप भूल जाओ, क्योंकि कॉमन का जो अपोजिट होता है वो हमेशा हिडन होता है। मैं आपको पहले से ये चीज़ बता के रखा हूँ, ठीक। तो एग्जामिनर यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, बी का, तो पता यहाँ पर बी तो कहीं है नहीं, क्योंकि ये तो पता चल गया ए जो अपोजिट है वो ई का है और डी जो अपोजिट है वो आपका सी का है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ बी से पूछ रहा है। लेकिन अब ध्यान दो, तो यहाँ पर केवल 5 ही नाम आ पाए हैं। नाम क्या चाहे तो बोलेंगे ए, सी, डी, ई और एफ, और बी भी आना चाहिए था, लेकिन बी तो नहीं आया। बी नहीं आया इसका मतलब बी तो हिडन में था। बी अगर हिडन है, बस यही तो बताना है कि जो चीज़ कॉमन होता है उसका जो अपोजिट होता है वो हमेशा हिडन होता है। तो हिडन वर्ड यहाँ पे क्या है, बी है। तो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो बी का अपोजिट होगा वो एफ होगा, क्योंकि एफ तो कॉमन है, कॉमन का अपोजिट हिडन होगा तो हिडन का अपोजिट जस्ट कॉमन होगा। तो आपका आंसर यहाँ जो आ जाएगा बी का वो आ जाएगा एफ। तो आप आराम से समझ पाए हैं कि जो बी का अपोजिट होगा वो एक एफ होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहना चाह रहा है। चलिए, तो विच फेस इज अपोजिट टू फेस विथ अल्फाबेट बी। पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आपको पता चल जाएगा पहले से कि बी का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बी का अपोजिट पूछना चाह रहा है, 4 सिचुएशन 4 पोजीशन देके पहले से रखा है एग्जामिनर। तो आपको बताना इसमें ढूंढना होगा भाई 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन। तो आइए देखते हैं। कोशिश ये करिएगा कि कभी 2 सरफेस कॉमन मत ढूंढिएगा, क्योंकि जैसे 2 सरफेस कॉमन ढूंढेंगे आप सबका अपोजिट बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो कोशिश ये किया करो कि पहले 1 सरफेस कॉमन ढूंढा करो। अगर वो नहीं मिलता तो हमारी मजबूरी है कि 2 सरफेस कॉमन के थ्रू से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं 2 सरफेस कॉमन सॉल्व करने के, क्योंकि 4 ऑप्शन देता है, तो चारों में से कहीं ना कहीं किसी 2 की मदद से 1 सरफेस कॉमन निकल ही जाता है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, एफ डी बी और बी डी सी। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बी डी यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन आ गया, इनमें आ गया 2 सरफेस कॉमन। तो आप इसको पकड़कर नहीं ध्यान देना बिल्कुल, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी, ठीक। चलिए तो देखते हैं। तो बी डी यहाँ पे कॉमन हो गया 2 सरफेस। तो फिर हम पहले को तीसरे में देखते हैं। जैसे हमने पहले और तीसरे को देखा तो पता चला यहाँ पर एफ डी बी है, यहाँ पर सी डी ई है। इसका मतलब यहाँ पर डी और यहाँ पर डी कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 सरफेस कॉमन निकल गया, 2 सरफेस कॉमन नहीं निकला। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 2 सरफेस कॉमन को ना पकड़कर हम 1 सरफेस कॉमन पकड़ेंगे, ताकि क्वेश्चन का आंसर हमारा अच्छे से आ सके, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन होता है उसे आप यहाँ पर रख लेंगे डी और डी, और फिर वहाँ से आपको घड़ी की दिशा में घूम जाना है, वहाँ से आपको घड़ी की दिशा में घूम जाना है। दोनों सिचुएशन में घड़ी की दिशा में घूमना है। और जैसे घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो डी के बाद बी आएगा और एफ आएगा, फिर डी के बाद बी आएगा, फिर यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी के बाद ई आएगा, फिर ई के बाद फिर सी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ई रख लेंगे और यहाँ पे आप सी रख लेंगे। फिर आपको पता चला ये चीज़ तो कॉमन निकल गई हमारी, ये कॉमन निकल गया। लेकिन हमें बस यहाँ बताना क्या है, एग्जामिनर जो पूछे बस उतना ही फोकस करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो एग्जामिनर जो पूछा तो बी का अपोजिट पूछा था, ठीक है। तो बी का जो अपोजिट हमारे नज़र में आ रहा है, बी का अपोजिट जो हमारे नज़र में आ रहा है वो हमारे नज़र में आ रहा है ई, क्योंकि बी का अपोजिट ई यहाँ पर दिख रहा है। तो हम आराम से यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा बी का अपोजिट होगा वो यहाँ से ई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए एक देख लेते हैं स्प्रेड ऑफ डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए स्प्रेड ऑफ डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन ये है हमारे पास, और इस पर एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि अगर एग्जामिनर मान लो डाइस को ओपन कर दे, तो डाइस को ओपन करने के बाद वो सिचुएशन पूछेगा कि इन चारों में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डाइस को फुलफिल करेगी। फुलफिल करने का मतलब ये है कि जो डाइस को सही तरीके से फॉलो कर रहा हो। तो 4 में से 3 ऐसे होंगे जो फॉलो करेंगे, 1 नहीं कर रहा होगा। या एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो ऐसा कर देगा कि 3 नहीं कर रहे होंगे तो 1 कर रहा होगा। तो चारों में से जो सबसे यूनिक होगा 1, वही हमारा आंसर होगा, चाहे गलत का हो अब चाहे सही का हो। गलत कहने का मतलब मेरा ये है, एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल सकता है, 3 ऑप्शन गलत देकर 1 सही दे देगा तो आप सही चूज कर लोगे, या फिर आपसे ये कह सकता है 3 सही देकर 1 गलत दे देगा तो आप गलत को चूज कर लोगे। कहने का मतलब 4 में जो सबसे यूनिक होगा आपको वही यूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। चलिए तो यहाँ मैंने देखा तो उसने बोला कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं।
पहली बात तो आपको मैंने ये बताया था, पहले से ही बता के रखा है ये चीज़ कि 4 होते हैं और ये जस्ट साइड का होता है 2। तो अगर मैं यहाँ पर A लिख लूँ, यहाँ पर B लिख लूँ, यहाँ पे मैं C लिख लूँ, यहाँ पे D और यहाँ पर E और यहाँ पर F, तो आपको यहाँ से पहले से कंडीशन चीज पता था कि E का जो अपोजिट था वो F था, मतलब E का जो अपोजिट था वो F था, आपको पहले से ही पता था, कभी मिलते ही नहीं थे। और A का जो अपोजिट था वो C था, A का जो अपोजिट था वो यहाँ से C था, A का जो अपोजिट है यहाँ से आपका C है, और B का जो अपोजिट है B का वो यहाँ से C, B का जो अपोजिट है वो यहाँ से D का है, तो B का जो अपोजिट है यहाँ से D का है। इसका मतलब ये जो 6 सरफेस में आपको अच्छे से नॉलेज पता था कि कौन किसका अपोजिट होता है और कौन किसका अपोजिट नहीं होता। फिर यहाँ से आपको एक चीज़ और बताया था कि आप यहाँ देख लो, थोड़ा सा देख लो, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से कि 4 नाम गिवन जरूर होते थे, जैसे A B C D E और ये F। तो आपको पता था ये तीनों जो थे आपस में वो जंक्शन बनाते थे, तो हमेशा क्या होते थे, पड़ोसी होते थे। ठीक है, आपको चीज़ पता था पहले से। तो वैसे ये भी पड़ोसी होते थे, ये भी होते थे, ये भी होते थे, ये भी होते थे, ये भी होते थे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्प्रेड ऑफ डाइस में जाकर अच्छे से देखोगे प्रीवियस वीडियो में, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं कि इसका हमें बस देखना है कि कौन सबसे अलग और कौन सबसे अलग नहीं है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो जो हमें सबसे अलग चूज करना है वो ये है, देखिएगा 153। अगर इसको पूरा मैं मिला लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले ही बताया हूँ। और यहाँ पर 5 जो 3 का अपोजिट है, अपोजिट होने का मतलब कभी साथ नहीं हो सकते, तो एग्जामिनर ने यहाँ साथ कैसे दे दिया इसको, इसका मतलब ये गलत है। 3 5 कभी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि 3 5 का अपोजिट है, 5 3 का अपोजिट है, कभी साथ हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे जो साथ होते वही हमेशा साथ हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, जो पड़ोसी होंगे बस वही। फिर 2 4 6 पे फोकस करें तो यहाँ पर 2 गिवन है और यहाँ पर 4 गिवन है, तो 2 4 आपस का अपोजिट है, 2 4 आपस में अपोजिट है। तो 2 4 अगर आपस में अपोजिट है तो यहाँ पर 7 कैसे हो सकते हैं? अगर 7 दे दिया है तो ये भी कंडीशन हमारी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर 7 वही हो सकते हैं जो पड़ोसी होंगे, जो अपोजिट होंगे वो 7 कैसे हो सकते हैं? आप खुद ही बताइए। अगला देखते हैं 1 3 4। अगर 1 3 4 देखें तो आपको पता चला कि 1 फिर 3 फिर 4, हाँ ये जंक्शन क्रिएट कर रहा है। अगर इस पूरे को 3 मान लूँ तो 1 के बाद 3 4 तारा ये साथ में है, तो यहाँ पर भी ये साथ में, इसका मतलब ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। लास्ट वाला देख लेते हैं, ऐसा ना कि वही फुलफिल कर रहा हूँ। चलिए जैसे देखते हैं 3 1 6 का मतलब ये है कि यहाँ पर 6 गिवन है और यहाँ पे 1 गिवन है। इसका मतलब ये है कि 6 और 1 कभी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है, और जो चीज़ अपोजिट होते हैं वो कभी साथ नहीं हो सकते। इस वजह 6 और 1 आपस में क्या है? अपोजिट है, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है साथ में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन है इसमें से, तो एक निकला ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपसे यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है, यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा है कि 4 डॉट के अपोजिट क्या होंगे? अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स, मतलब ऐसे 4 डॉट गिवन होंगे, उसके आपके अपोजिट बताने। तो हमें ढूंढना होगा कि 2 सरफेस कॉमन है कि 1 सरफेस कॉमन। तो हमने कहा 2 5 1 1 5 4। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन निकल गया। 2 सरफेस कॉमन कैसे निकल गया? क्योंकि यहाँ पर 1 गिवन है, यहाँ पर भी 1 गिवन है, यहाँ पर भी 5 गिवन है, तो यहाँ पे भी 5 गिवन है। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा? तो जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ आप लिख लीजिए, जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ आप लिख लीजिए। जैसे कि 5 और 1, 5 और 1, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कौन कहाँ पे कैसे लिखा है। जो चीज़ कॉमन होती है उसके नीचे हमेशा कॉमन का ही लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो 5 1 उसके बाद जो आ रहा था वो 2 था, 5 1 के उसके में जो बच रहा था वो 4 था। इन दोनों का अपोजिट निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जो चीज़ अनकॉमन होती है 2 सरफेस कॉमन में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 सरफेस कॉमन में जो चीज़ अनकॉमन होती है वही आपस में क्या होती है? अपोजिट होती है। तो आप आराम से यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि जो 4th है उसका जो अपोजिट है वो यहाँ से 2 निकला। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 4th का जो अपोजिट है वो हमेशा 2 डॉट होगा, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन में अपोजिट हमेशा वही होते हैं जो अनकॉमन होते हैं। तो यहाँ पे 4 और 2 जो है वो अनकॉमन है, तो जो अनकॉमन है वही आपस में क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो ये आपको पता था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक दो और क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको मेरे को लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आराम से शुरू से वीडियो आप पूरी देखेंगे लगातार तो आपको सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जाके आप कहीं से भी क्वेश्चन डाउनलोड करके देखिए। अभी वैसे भी हम लोग यूट्यूब पे अभी धीरे धीरे करके लिंक में ये जाकर PDF को अप्लीकेबल कराएंगे, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड करके क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। वैसे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तो आपके उस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे अपोजिट बताने, अपोजिट टू द फेस ऑफ या अपोजिट टू 6, फेस अपोजिट टू 6 का अपोजिट क्या होगा। तो आइए ढूंढते हैं इसमें से 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन। तो 2 नहीं ढूंढते, 1 ढूंढते हैं, वैसे सारा अपोजिट हमको पता चल जाएगा। जैसे 6 2 3 6 4 2, तो यहाँ पर तो 2 सरफेस कॉमन निकल गया, 6 2 6 2 नहीं लेंगे तो फिर पहले तीसरे को लेते हैं। तो जैसे ही पहले तीसरे को लेंगे हम लोग, तो 6 2 3 और 5 4 6, यानी कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 एक कॉमन निकल गया। और जैसे ही कॉमन निकल गया फिर पूरा देखना नहीं हमें, तो जो चीज़ कॉमन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर वहाँ से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। 6 2 3, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 6 5 4 6 5 4, और जो चीज़ कॉमन है उसे आप भूल जाओ। और जो चीज़ अनकॉमन होती है इसमें, जो चीज़ अनकॉमन होती है, जो चीज़ अनकॉमन होती है वो आपस में यहाँ पे क्या होती है, अपोजिट होती है। चलिए, तो ये पता चल गया कि 2 का जो अपोजिट है वो 5 है और 3 का जो अपोजिट है वो 4 है। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 एक्चुअली यहाँ पे कॉमन है, तो कॉमन का जो अपोजिट है वो हमेशा क्या होता है, वो हिडन होता है। कॉमन का जो अपोजिट है वो हमेशा क्या होता है, वो हिडन होता है। तो आपको पता चलना है कि 6 नाम यहाँ पे कौन से गिवन है। तो 6 नाम पहले पता कर लेते हैं। तो पता चला आपको 1 गिवन है, 2 भी गिवन है, 3 भी गिवन है, 4 भी गिवन है, 5 भी गिवन है, 6 गिवन है, लेकिन आपने यहाँ पर कितने नाम यूज किए, तो केवल 5। तो कौन से नाम छूट गए वही पता कर लें। 6 भी गिवन है, 6 भी गिवन है, 2 5 भी गिवन है, 3 4 भी गिवन है। तो क्या नहीं गिवन है, 1। तो आप आराम से यहाँ बता सकते हैं कि 6 जो कॉमन था उसका जो अपोजिट है वो हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। तो हिडन जो वर्ड है यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आप आराम से यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 6 का अपोजिट होगा वो यहाँ पे 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और जहां तक मुझे लग रहा है आपको जो समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए देखिए, तो आपको बताना है यहाँ पे कि विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 4। नंबर 4 का अपोजिट कौन सा हो सकता है आपको वो बताना है। तो चलिए ढूंढते हैं और बहुत जल्दी कर लेंगे, आसान है, देखते हैं कैसे। 2 3 1 6 3 5, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन है वो 3 है, और जो चीज़ कॉमन है बस उसको आप वहाँ पकड़ के दोनों तरफ लिखिए आप अच्छे से, फिर वहाँ से आप घड़ी की दिशा में घूम जाइए। क्यों? क्योंकि ये 1 सरफेस कॉमन का नियम है, एक सतह समान का, ठीक है। 3 1 2, 3 1 और ये 2, इसको देखेंगे 3 5 और 6, ये आएगा 3 5 और 6। एग्जामिनर ने जो आपसे अपोजिट पूछा है यहाँ पर, वो पूछा है आपसे 4th का, और 4th का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 3 तो कॉमन है, यहाँ से पता चल गया 1 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 6 है, लेकिन हमको पता है कि जो चीज़ कॉमन होता है उसका अपोजिट हमेशा हिडन होता है। तो 4th हमें यहाँ ढूंढने की जरूरत भी नहीं, कहीं एग्जामिनर ने पूछा ये 4th का अपोजिट है, इसका मतलब ये है कि 3 का जो अपोजिट होगा वो 4 ही हो सकता है, क्योंकि यही एक नंबर ऐसा है जो हिडन है। तो एग्जामिनर यहाँ ना हिंट देकर वहां पर देना चाहे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एग्जामिनर 4 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो जो 4 का अपोजिट है यहाँ पर एग्जामिनर के हिसाब से वो 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का अपोजिट 4 है, तो 4 का अपोजिट 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। तो कोशिश से करिए कि अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए, जाके उनको दिखाइए। ज्ञान अकेले बिल्कुल मत लीजिए, सबके साथ लेने में ज्ञान का और संचार होता है। चलिए, ओके, धन्यवाद।